नमस्कार। आज हम पिछले एक हफ्ते की दुनिया भर की कुछ अहम घटनाओं पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये हफ्ता रहा करीब 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 का। बिल्कुल। और हमारा खास ध्यान रहेगा रूस यूक्रेन संघर्ष और उससे जुड़ी जो भी गतिविधियां हुई हैं उन पर। हाँ, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या। और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ा, बड़े फैसले लेने वाले लोग क्या सोच रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ये जानकारी आपके लिए प्रोवेव एआई की तरफ से प्रायोजित है। और इसे स्टाइलो न्यूज ने तैयार किया है, जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक न्यूज एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि लड़ाई के मैदान में काफी तेजी रही, हमले बढ़े हैं दोनों तरफ से। रूस के हमलों से शुरू करते हैं, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। रूसी हमलों में ड्रोन और मिसाइल के इस्तेमाल काफी ज्यादा दिखा। जैसे सूमी में एक किंडरगार्टन और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। अच्छा। हाँ, फिर क्रेमाटोर्स से पत्रकारों की मौत की दुखद खबर भी आई। कीव में एक सिनेगॉग को नुकसान पहुंचा है। हम्म। और खेरसौन और किरोवोग्राद में भी आम नागरिकों के हताहत होने और रेल लाइनों को नुकसान पहुंचने की खबरें मिली हैं। एक पैटर्न सा दिख रहा है, मतलब क्या पैटर्न? कि ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं, खासकर सूमी, चेर्मीहाइव, खार्किव जैसे इलाकों में। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की बात है, खासकर सर्दी नजदीक है। बिल्कुल। शायद मकसद यही है कि यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई को बाधित किया जाए। इसके अलावा दनीप्रोपेट्रोव्स्क के इलाके के प्रिवोइले गांव पर भी हमला दर्ज हुआ है। तो ये तो हुए रूस के हमले। दूसरी तरफ से यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। कुछ खबरें थी कि रूस के अंदर तक हमले हुए हैं। जी हाँ, ये एक अहम बात है इस हफ्ते की। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिली जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमले किए हैं, जैसे ब्रांस्क और मोर्दोविया में। ओ, तो ये लड़ाई अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। ऐसा लगता है ये एक तरह से संघर्ष के विस्तार का संकेत हो सकता है। मतलब लड़ाई अब रूस के अंदर भी महसूस हो रही है। ब्रांस्क में किसी केमिकल प्लांट पर हमले की भी बात थी, शायद स्टॉर्म शैडो मिसाइल से। हाँ, बिल्कुल। ब्रांस्क केमिकल प्लांट पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ। ये काफी महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। और बेल्गोरोड में एक बांध पर भी हमला हुआ है। उसमें कौन सी मिसाइल का शक है? जी, बेल्गोरोड बांध पर हमले में हिमार सिस्टम के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। अगर ये सच है तो इसका सीधा असर रूस की सेना के लिए सप्लाई लाइनों पर पड़ सकता है। क्योंकि बांध लॉजिस्टिक्स के लिए जरूरी होते हैं। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि यूक्रेन अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि रूस की युद्ध क्षमता को सीधे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस भी चुप नहीं बैठा होगा। उन्होंने भी कुछ बढ़त का दावा किया है। हाँ, रूस का दावा है कि उन्होंने जापोरिजिया इलाके के पोल्टाव का गांव में कुछ बढ़त हासिल की है। तो जमीनी लड़ाई भी जारी है। इन सीधे हमलों के अलावा भी कुछ और घटनाएं हुई, जैसे रूस में कोई धमाका या जासूसी विमान का मामला। हाँ, कुछ और घटनाएं भी ध्यान खींचती हैं। रूस के अवनगार्ड केमिकल प्लांट में एक धमाका हुआ। पोलैंड ने एक रूसी जासूसी विमान को इंटरसेप्ट किया, यानी रोका। अच्छा। जी। और लिथुआनिया ने रूस पर अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बेलारूस से कुछ गुब्बारों की घुसपैठ की भी खबर है। ये सब क्या दिखाता है? मतलब सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं है। सही कहा। ये छोटी छोटी घटनाएं भी माहौल में जो तनाव है उसे बढ़ा रही हैं। ऐसा लगता है कि संघर्ष में जासूसी, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और शायद हाइब्रिड तरीके भी इस्तेमाल हो रहे हैं। स्थिति काफी जटिल है। अब जरा सैन्य तैयारियों की बात कर लेते हैं। रूस की तरफ से क्या चल रहा है? सुनने में आया कि बड़े पैमाने पर रिजर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है। हाँ, ये खबरें हैं, काफी अहम हैं। रूस करीब 20 लाख रिजर्व सैनिकों को तैयार कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। और साथ ही टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का एक बड़ा जखीरा भी इकट्ठा किया जा रहा है। 20 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये संकेत दे सकता है कि रूस शायद एक लंबे और शायद ज्यादा व्यापक संघर्ष की तैयारी कर रहा हो। और इसके साथ ही परमाणु हथियारों के परीक्षण की भी खबरें थीं। जी हाँ, परमाणु क्षमता वाले हथियारों का परीक्षण भी हुआ है, जैसे बुरेविस्निक नाम की क्रूज मिसाइल और पोसाइडॉन अंडर वाटर ड्रोन। इसे आप एक तरह से शक्ति प्रदर्शन या शायद एक चेतावनी मान सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन खुद घायल सैनिकों से भी मिले। हाँ, ये भी सेना का मनोबल बढ़ाने और अपनी तैयारी दिखाने का एक तरीका हो सकता है। और यूक्रेन की तरफ क्या स्थिति है? उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या मुश्किलें हैं? यूक्रेन जाहिर तौर पर अपनी हवाई सुरक्षा और ड्रोन तकनीक को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है। रूसी हमलों से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है उनके लिए। लेकिन सैनिकों की भर्ती में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा सुना। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती लग रही है। सैनिकों की भर्ती में मुश्किलें हैं। यहाँ तक कि पूर्व कैदियों को सेना में भर्ती करने की भी खबरें आई हैं।
ये दिखाता है कि शायद मैन पावर की कमी है। अच्छा। इसी बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कुछ बयान भी आए हैं जिनमें उन्होंने युद्ध खत्म होने की बात कही। लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने इन बयानों पर शक जाहिर किया है। तो मतलब संदेशों में भी एक तरह का विरोधाभास है, एक तरफ युद्ध खत्म करने की बात, दूसरी तरफ। बिल्कुल, दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क कह रहे हैं कि यूक्रेन 2-3 साल और लड़ने को तैयार है। और द टाइम्स के संपादक रॉजर बॉयज का एक अनुमान भी था कि पैसे की कमी से यूक्रेन शायद अगले वसंत तक हार सकता है। ये तो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई। हाँ, और यही इस संघर्ष की जटिलता को दिखाता है। अलग अलग नजरिए से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखती है। यूरोप और नेटो की क्या प्रतिक्रिया है इन तैयारियों पर? वो भी अपने तैयारियों पर फोकस कर रहे हैं। स्वीडन ने तो वॉर मोड का आह्वान किया है। यूके ने अपने सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन मार गिराने के अधिकार दे दिए हैं। अच्छा। और नाटो अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। पूर्व नाटो कमांडर ब्रीडलव जैसे लोग अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि सक्रिय रक्षा मतलब प्रोएक्टिव डिफेंस की बात कर रहे हैं। तो चिंता पश्चिम में भी बढ़ रही है। तो ये तो हुई मैदान की बात, सैन्य तैयारियों की बात। अब जरा कूटनीति के मोर्चे पर आते हैं। अमेरिका की भूमिका हमेशा की तरह अहम है। इस हफ्ते वहां से क्या संकेत मिले? अमेरिका में कई बातें हुई। एक तरफ सेनेटर मोरेन जैसे लोग हैं जो रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए मजबूत रणनीति की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात की है। ये दिखाता है कि शायद बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेकिन मिसाइलों को लेकर भी कुछ फैसला हुआ। हाँ, अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने पर लगी कुछ पाबंदियां हटा दी हैं, लेकिन टॉमाहॉक मिसाइलों की जो मांग थी यूक्रेन की, उसे ठुकरा दिया है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है, समर्थन भी देना और तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकना भी। शायद ऐसा ही लगता। लेकिन साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ जो बुडापेस्ट में शिखर वार्ता होनी थी उसे रद्द कर दिया। ओह, वो रद्द हो गई? जी। और रूसी तेल कंपनियों जैसे रोजनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो ये दबाव बढ़ाने वाले कदम हैं। तो एक तरफ बातचीत के संकेत, दूसरी तरफ दबाव। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने इस पर कुछ कहा? हाँ, फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब का मानना है कि ट्रंप का ये जो दबाव वाला रवैया है, ये शायद शांति वार्ता के लिए माहौल बना सकता है। और सुरक्षा गारंटी की भी बात हो रही थी। जी। पूर्व एडमिरल स्टैवरिडिस जैसे लोग यूक्रेन के लिए समुद्री, हवाई और जमीनी तीनों स्तरों पर व्यापक सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव रख रहे हैं। मतलब अमेरिका में यूक्रेन को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। इसी बीच रूस का कोई दूत भी अमेरिका गया? हाँ, रूस के दूत दिमित्री दिमित्रियोव बातचीत के लिए अमेरिका गए। ये भी एक अहम बात है। हालांकि यूके लगातार अमेरिका से कह रहा है कि और कड़े कदम उठाएं। तो अमेरिका के अंदर भी रणनीति को लेकर अलग अलग विचार हैं। दबाव, बातचीत, लंबी अवधि की सुरक्षा। खैर, अब यूरोप की बात करते हैं। क्या यूरोप एकजुट दिख रहा है? कोई शांति योजना की बात थी? हाँ, यूरोप और यूक्रेन मिलकर एक 12 सूत्री शांति योजना का मसौदा तैयार कर रहे हैं। ये कूटनीतिक हल खोजने की एक कोशिश है, निश्चित रूप से। और प्रतिबंध, क्या नए प्रतिबंध लगे? जी, यूरोपीय संघ ने रूस पर 19वां प्रतिबंध पैकेज लगाया है। इसमें रूसी एलएनजी, शैडो फ्लीट और कुछ बैंकों को निशाना बनाया गया है। ये शैडो फ्लीट क्या है, जरा समझाएंगे? जरूर। शैडो फ्लीट असल में उन तेल टैंकरों के नेटवर्क को कहते हैं जिनका मालिक कौन है या उनका बीमा कहां से है, ये अक्सर साफ नहीं होता। रूस इनका इस्तेमाल अपने तेल को दुनिया भर में बेचने और जो मौजूदा प्रतिबंध हैं उनसे बचने के लिए करता है। अच्छा, तो यूरोपीय संघ अब इस पर भी नकेल कस रहा है? जी हाँ, कोशिश यही है। लेकिन क्या यूरोप में सब एक मत है? आपने कहा प्रतिबंध लगे, लेकिन क्या कोई अंदरूनी मतभेद भी है? हाँ, मतभेद साफ दिख रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है रूस की जो संपत्ति जब्त की गई है उसका इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करना। बेल्जियम जैसे देश इसके विरोध में है। क्यों, क्या वजह है? शायद कानूनी और वित्तीय जोखिमों की वजह से। फिर हंगरी का तो ब्रुसेल्स के साथ टकराव चल ही रहा है। जर्मनी में भी कुछ रूस समर्थक आवाजें सुनाई दे रही हैं। और यूके में भी कुछ शक जताया गया है? हाँ, यूके में भी पूर्व रक्षा प्रमुख लॉर्ड रिचर्ड्स जैसे अनुभवी लोगों को शक है कि क्या यूक्रेन बिना नाटो सैनिकों की सीधी मदद के ये युद्ध जीत भी सकता है। तो हाँ, एकता है, लेकिन उसमें दरारें भी साफ दिख रही हैं। इसके बावजूद यूक्रेन को समर्थन तो जारी है। ज़ेलेंस्की लंदन भी गए थे हाल में। जी हाँ, समर्थन भी दिख रहा है। ज़ेलेंस्की की लंदन यात्रा हुई। यूके और यूरोपीय संघ लगातार कूटनीतिक समर्थन दे रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क का समर्थन काफी मजबूत है, हालांकि वो साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन ये मतभेद जरूर समर्थन की मजबूती पर सवाल उठाते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है इस संघर्ष के लिहाज से? उत्तर कोरिया का जिक्र था। हाँ, ये एक अहम घटना है
उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने रूस और बेलारूस का दौरा किया। ये मॉस्को और प्योंगयांग के बीच बढ़ते रिश्तों का संकेत है। और ये चिंता की बात क्यों है? पश्चिमी देशों के लिए ये चिंता की बात हो सकती है, खासकर हथियारों की सप्लाई के लिहाज से। अगर उत्तर कोरिया रूस को हथियार देता है तो ये संघर्ष को और लंबा खींच सकता है। एक और चिंता भी जाहिर की गई थी बातचीत के चैनलों को लेकर। जी, ये चिंता जताई गई है कि यूरोपीय संघ और रूस के बीच सीधे बातचीत के जो चैनल थे उनकी कमी है। जब तनाव इतना ज्यादा हो तो बातचीत के रास्ते बंद होना ठीक नहीं है। इससे गलतफहमी और अनजाने में टकराव का खतरा बढ़ जाता है। ये तो सारे घटनाक्रम हुए। अब जरा उन लोगों के नजरिए को समझते हैं जो या तो फैसले ले रहे हैं या जिनकी राय मायने रखती हैं। पिछले हफ्ते कई नेताओं और विशेषज्ञों के बयान हमने सुने। क्या कोई खास पैटर्न या थीम दिख रही है आपको? हाँ, अगर हम सब बयानों को एक साथ रखकर देखें तो एक तरह की खींचतान साफ दिखती है। एक तरफ अमेरिका में सेनेटर मोरन जैसे लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सैन्य और आर्थिक दबाव बनाए रखो। राष्ट्रपति ट्रंप दबाव के साथ साथ बातचीत का रास्ता भी सुझा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने की उम्मीद जता रहे हैं और दुनिया से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन क्रेमलिन उनके इन बयानों पर शक जता रहा है। और यूरोप में क्या तस्वीर है? यूरोप में भी मिलीजुली तस्वीर है। पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क यूक्रेन की लंबे समय तक लड़ने की क्षमता पर जोर दे रहे हैं और यूरोप को आगाह भी कर रहे हैं। स्वीडन वॉर मोड की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी वेबर रूसी संपत्ति के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं। यूके के पूर्व रक्षा प्रमुख रिचर्ड जैसे लोग तो यूक्रेन की जीत की संभावना पर ही संदेह जता रहे हैं, मतलब बिना नाटो सैनिकों की सीधी मदद के। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ट्रंप की रणनीति को असरदार मान रहे हैं। तो देखिए, रणनीति क्या हो, अंतिम लक्ष्य क्या हो, इसे लेकर काफी अलग अलग विचार हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग नेता और विशेषज्ञ स्थिति को इतने अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। क्या यही चीज हमें समाचार स्रोतों में भी नजर आती है? मतलब अलग अलग देशों का मीडिया इसे कैसे कवर कर रहा है? बिल्कुल, ये बहुत साफ दिखता है। समाचार स्रोत घटनाओं को अपने अपने नजरिए से पेश करते हैं। जैसे कीव पोस्ट या फोकस यूए, जो यूक्रेनी समर्थक स्रोत हैं, वो अक्सर यूक्रेन के प्रतिरोध, पश्चिमी मदद और रूसी हमलों के मानवीय पहलू पर जोर देते हैं। ठीक है। वहीं द मॉस्को टाइम्स, जो रूस के अंदर से काम करता है और जिसे ज्यादा स्वतंत्र या आलोचनात्मक माना जाता है, वो शायद रूस के भीतर युद्ध के असर पर ध्यान दे, जैसे किसी फैक्ट्री में धमाका हुआ या कहीं असंतोष की खबर है उस पर। और रूसी सरकार के समर्थक स्रोत? हाँ, जैसे रिया नवोस्ती या इज़वेस्तिया, ये स्रोत अक्सर रूसी सेना की कामयाबियों को हाईलाइट करते हैं, पश्चिमी दखलंदाजी की आलोचना करते हैं और यूक्रेन को पश्चिम का एक प्रोजेक्ट बताने पर जोर देते हैं। रिया नवोस्ती ने हाल ही में एक विश्लेषण भी छापा था जिसमें यूक्रेन को इसी तरह पेश किया गया था। तो मतलब पाठक या दर्शक को ये ध्यान रखना होगा कि वो खबर कहाँ से ले रहे हैं, उसका नजरिया क्या हो सकता है। सोशल मीडिया पर माहौल कैसा है? क्या वहाँ भी यही बंटवारा दिखता है? हाँ, देखिए, जो शुरुआती 2023 या 2024 के आंकड़े उपलब्ध हैं हमारे पास, उनका विश्लेषण बताता है कि सोशल मीडिया पर भावनाएं बहुत ज्यादा बटी हुई हैं, जिसे कहते हैं पोलराइज्ड। आमतौर पर जिस मीडिया स्रोत का जैसा झुकाव होता है उससे जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर वैसी ही भावनाएं दिखती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। उदाहरण के लिए? जैसे यूक्रेनी स्रोतों से जुड़े पोस्ट में यूक्रेन और नाटो के लिए सकारात्मक रुझान ज्यादा मिलेगा और रूस के लिए नकारात्मक, जबकि रूसी स्रोतों से जुड़े पोस्ट में इसका ठीक उल्टा देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन ये रुझान आज भी प्रासंगिक हैं और मौजूदा माहौल को समझने में मदद करते हैं। तो इन तमाम घटनाओं, अलग अलग बयानों और नज़रियों को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों या हफ्तों में हमें किन चीज़ों पर खास तौर पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, रिपोर्टों में जो जारी घटनाक्रम बताए गए हैं वो कई दिशाओं में इशारा करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ खास मुद्दों की बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें ज्यादा अहम होंगी। पहली है यूक्रेन की आर्थिक स्थिरता। मतलब पैसा? हाँ, पैसा। क्या पश्चिमी देश, खासकर यूरोपीय संघ, इस बात पर सहमत हो पाएंगे कि रूस की जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए किया जाए? ये यूक्रेन की लड़ने की क्षमता के लिए बहुत जरूरी होगा। इस पर फैसला होना बाकी है। और सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पे क्या देखने लायक होगा? सैन्य मोर्चे पर तनाव बढ़ने का खतरा तो बना ही हुआ है। परमाणु बयानबाजी फिर से तेज हो सकती है। हाइब्रिड हमले जैसे साइबर अटैक या दुष्प्रचार जारी रह सकते हैं। बेलगोरोड हमले, बांध जैसे हमलों के क्या नतीजे होते हैं, इस पर नजर रखनी होगी। और ये भी देखना होगा कि क्या रूस अपनी नई हथियार प्रणालियां जिनकी हमने बात की उन्हें तैनात करता है या नहीं। और कूटनीति, क्या बातचीत का कोई रास्ता है? कूटनीतिक मोर्चे पर यह देखना अहम होगा कि क्या बातचीत का कोई गंभीर रास्ता खुलता है।
क्या यूरोप और यूक्रेन की वो जो 12 सूत्री शांति योजना है वो आगे बढ़ पाएगी? क्या अमेरिका और रूस के बीच सीधी बातचीत की कोई संभावना बनेगी, खासकर रूसी दूत की यात्रा के बाद? और राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक की संभावना कितनी है, ये अभी भी अनिश्चित है। थल फुथल भरा रहा, सैन्य तनाव भी है, कूटनीतिक कोशिशें भी हो रही हैं, अलग अलग देशों की अपनी चिंताएं और रणनीतियां हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों के बीच यानी सैन्य दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बीच संतुलन कैसे बनेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि रूस लंबी तैयारी कर रहा है, ऐसी भी खबरें हैं कि वो 2036 तक नाटो से टकराव की तैयारी कर रहा है। हाँ, ये भी सुना। दूसरी तरफ यूक्रेन के सामने तत्काल चुनौतियां हैं, पैसे की कमी, सर्दियों का मौसम। तो क्या सैन्य दबाव और बढ़ता जाएगा या कूटनीतिक कोशिशें रंग लाएंगी, या फिर जैसा कि अक्सर होता है ये दोनों रास्ते साथ साथ चलते रहेंगे बिना किसी निर्णायक मोड़ के? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में लगातार गौर करना होगा। ऑप्शन भी। जी हाँ, फिर ये 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद करता है और उसके बाद एआई तकनीक जैसे कि वेक्टर एम्बेडिंग और आरएजी का इस्तेमाल करके अहम जानकारियों को छांटकर तेजी से आप तक पहुंचाता है। तो मतलब बहुत सारे स्रोतों से जानकारी आती है। बिल्कुल, ये समाचार सारांश बनाने के लिए पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, का उपयोग करता है। तो अगर आप भी एआई की मदद से अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑन डिमांड समाचार पाना चाहते हैं तो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर फॉलो करें।